हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेज 103 चैप्टर 8 मोशन के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ 3 इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और इनके बारे में आज आप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब मालूम है आपको? नहीं मालूम। यूनिफॉर्म का मतलब मालूम है? नहीं। अच्छा, चलो अब हिंदी में समझते, शायद हिंदी में समझ में आ जाए। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गतिमान है? एक समान का मतलब जानते हो? एक समान, हाँ, लगातार एक जैसा। लगातार एक जैसा, बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी अगर कोई चीज एक जैसी लगातार बनी रहती है, समझ में आ रहा है, तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई की मान लो कोई सड़क है, सड़क बिल्कुल प्लेन है तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल प्लेन है। समझ में आ रहा है ना, एक जैसी। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बॉडी का जो मूवमेंट है उसे आप कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहेंगे, यानी एक समान त्वरण में उसे कब कहेंगे कि वो एक समान त्वरण में गति यानी कि मोशन कर रहा है। तो देखो, दो चीजें ध्यान रखना। जो ये एक्सेलरेशन वर्ड है यहां पे जो ध्यान से देख रहे हो, जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं, ये एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। अब एक नया शब्द आ गया, सदिश क्या होता है बच्चों? राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो राशियां होती हैं, मतलब ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू होती है। जैसे कि 10 रुपए, ठीक है, ये में मैग्नीट्यूड हुआ, वैल्यू हुई कि 10 रुपए का मतलब 10 रुपए। और मैं कहूं कि अगर आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि यहां बात कर रही है किसकी? मोशन की बात चल रही है, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट करते समय दो चीजें होती हैं। एक तो होगा किस स्पीड से चल रहे हो, और दूसरा होगा किस डायरेक्शन में चल रहे हो। दो चीजें आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आया? तो एक्सेलरेशन में भी हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक देखना पड़ेगा हमें मैग्नीट्यूड, और दूसरी देखनी पड़ेगी हमें डायरेक्शन। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब जैसे कोई बॉडी 4 की स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 4 की स्पीड में कर रहा है, ठीक है, और उसे एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड, तो एक एक्सेलरेशन प्लस में हुआ, एक एक्सेलरेशन माइनस में हुआ। तो प्लस माइनस का यहां पे जो मतलब आ रहा है वो एक डायरेक्शन से है, कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, फिर क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। समझ में आई बात? तो हमें दोनों चीजें देखनी है कि मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक समान होना चाहिए, एक मिनट, यूनिफॉर्म, और उसकी डायरेक्शन भी हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दोनों चीजें यूनिफॉर्म होंगी अगर, तो उसके एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो गई तो जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि बॉडी का जो मूवमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जिससे कि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो गया? डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो गई, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, और प्लस और जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। समझ में आया? यानी जितना एक्सेलरेशन लग रहा है वही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा शुड बी सेम। तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए बच्चों। डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है। समझ में आया क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर दोनों चीजें होती हैं। और क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए? वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होना चाहिए। कैसे? देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन है, मान लो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। मान लो जब चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड 4 थी, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन कितना है? 2 है, प्लस का है, प्लस हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी?
6 हो जाएगी। फिर अगले सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड हर कंडीशन में क्या रहेगी? यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी 1 सेकंड में सेम चेंजिंग आएगी। अच्छा, अब एक सोच के बताओ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मान लो आप, मान क्या लो, मैं हमेशा घूमने जाता हूं, जैसे मैं आगरा जा रहा हूं, या आप अपने पापा के साथ जाते हो ना, आप अपने पापा के साथ जा रहे हो और आप पीछे बैठे हो, पापा गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे होंगे या कार चला रहे होंगे, जो भी चला रहे हैं। अब बताओ उनका जो मोशन एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है? क्योंकि कभी वो ब्रेक लगाते हैं, कभी एक्सेलरेशन देते हैं। बिल्कुल, पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा एक और कारण है, बताओ। डायरेक्शन कभी सेम नहीं होती। क्योंकि पापा कभी भी गाड़ी एक सीधी नहीं चलाएंगे, कभी लेफ्ट मुड़ेंगे, कभी ओवरटेक करने के लिए ओवरटेकिंग लेन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यानी उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो पहले यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। पेपर में आ जाए तो क्या लिखोगे? ठीक है, द एक्सेलरेशन वेयर द डायरेक्शन डजंट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, एंड बॉडी मूविंग विद, किसके साथ मूव कर रहे हैं? विद सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सेम वैल्यू के साथ एक्सेलरेट हो रही है। समझ में आया? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात दूसरी आई, ये तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म। अगर अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म समझ लेते हैं। तो इसको मैं हटा दूं, डिलीट कर दूं, इरेजर लिया और ये गायब हो गया। चलिए जी, ठीक है, तो दूसरा लिखते हैं। अब है, वैसे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों कलर सेम आ गए क्या? अच्छा, ये येलो था, ये येलो था और ये ग्रीन था। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात चल रही है। अब तो देखो, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो आंख बंद करके नॉन यूनिफॉर्म हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है और वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। अगर डायरेक्शन, कोई भी बॉडी ऐसे घूम रही है तो समझ लो ये एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। वैल्यू कुछ भी हो, भले ही एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पे है, सेम है, बट डजंट मैटर। ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। तो इफ द डायरेक्शन of an object is changing continuously, the acceleration is said to be non-uniform acceleration। कि अगर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वो लगातार चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। नो मैटर कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है या फिर अलग है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन में ही वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझ में आया? अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? आंसर लिख लोगे पेपर में? रटना नहीं है, समझना है बस। चलिए अब दूसरा पार्ट समझते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक बस है, अब बस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस का मतलब क्या होता है? माइनस, घट रही है, डिक्रीज। ठीक है, कि जो गति है वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और डिक्रीज मतलब कम हो रही है। कहां से हो रही है? 18 किलोमीटर पर आवर से स्पीड पहुंच रही है कहां पर? 16 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है ये? 18 किलोमीटर पर आवर से घटकर 16 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। समय कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है? त्वरण, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सेलरेशन निकालना है। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे पिछली क्लास में, याद होंगे? याद है तीनों? मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो हमेशा फार्मूलों को, तीनों को लिखना, इससे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो हम बता देते हैं आपको एक बार तीनों फार्मूले क्या थे। ठीक है, याद करो, पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस 80, याद तो है, थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा है। हाँ, दूसरा s बराबर
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा बताया था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और मोशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सब इन्हीं तीन फार्मूलों से सॉल्व हो जाएंगे, तो मैं कोई भी चौथा फार्मूला याद करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। अब देखो बात करते हैं कि सबसे पहले स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो स्टार्टिंग वाली स्पीड को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं या v बोलते हैं? स्टार्टिंग वाले को हाँ, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है u इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा कितना, 80 किलोमीटर 80, अच्छा 8 लिख गया, किलोमीटर पर आवर, या h की पावर -1 लिख दो, बात एक ही है। अच्छा, उसकी लास्ट में स्पीड कितनी हो जाती है, 60। तो 60 का मतलब v हो गया, v हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? टाइम भी दिया है, टाइम t कितना दिया है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड। बताओ तीनों चीजें समझ में आ गई नहीं आई? अब यहां पर एक गड़बड़ है, ध्यान से देखो, ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, ये भी किसमें है, और ये किसमें है, सेकंड में। तो अब या तो इस सेकंड को आवर में बदलो या आवर को सेकंड में बदलो। तो इजी कौन सा रहेगा, आवर को सेकंड में बदल सकते हैं, क्योंकि एक आवर में हमें पता होता है एक आवर में कितने मिनट होते हैं, एक आवर में सेकंड 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड नहीं होते, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमें पता चल गया 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। तो इजी रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑलवेज इजियर देन डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजी होता है। तो अब देखो इस 80 किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। वैसे भी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा वो MKS होती है, यानी लंबाई को मीटर में, वेट को केजी में, और समय को हमेशा सेकंड में मेजर करना चाहिए, MKS, मीटर किलो सेकंड, याद रखो ये चीज, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा बेटा, अब देखो इसे कैसे बदलेंगे, यहां बदल के हम दिखाते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, नहीं मालूम? याद नहीं मालूम तो है। देखो k का मतलब क्या होता है, 1000 हाँ, यूट्यूब पे पढ़ते हो ना 1K सब्सक्राइबर, तो पता चल जाता है ना 1000, k का मतलब ही 1000 होता है, याद रख लो। तो k को हटाया और k की वैल्यू कितनी होती है, 1000। बताओ, ये तो याद भी नहीं करना पड़ा, k का मतलब 1000, और m की जगह m लिख दिया। समझ में आया? अब एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ना आई हो तो दोबारा समझा दूं, क्लियर है? अब जीरो कट्टा खेल लो, जीरो से समझ में आया? 2 की टेबल से काट दो, 2 5 जा 10 6, तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन 6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड। तो एक और ट्रिक बन गई कि जब भी आपको बेटा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में? मना कर दो नहीं आया तो। देखो हमने ये किलोमीटर पर आवर था, इसको किस में बदला, किलोमीटर में 1000 को मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? आवर में ये 60 और 60 कहां से है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब ये 0 से 0 काटा, समझ में आया? इस 0 से 0 काटा, समझ में आया? अब यहां पे बेटा 6 और 6 बचा है, ध्यान से देखिए, एक 6 ये है और एक 6 ये है, ऊपर क्या है 10 बचा। अब इस 10 को हम 2 की टेबल से ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 6 3 आ गया। तो 80 का ध्यान से देखो, मैंने 80 लिख दिया, ऊपर 5 बचा है तो 5 लिख दिया, नीचे क्या क्या बचा है, 3 बचा है, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, 18 आ गया। यानी इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद कितना आता है, 5/18 आता है। तो अगर मुझे याद है कि मैं सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इतना, ये स्टेप बच जाएगा, सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो। अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया? हाँ,
अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। अब इसे और सॉल्व करते हैं। 2 की टेबल से कट रहा है, ध्यान से देखो, कट रहा है ना। 2 9 जा 18 और 2 से ये कट रहा है 40। बताओ सही है कि नहीं है? अब 4 5 जा कितना होता है? 20। तो ये 200 हो गया, डिवाइड बाई मीटर पर सेकेंड। अब 9 से डिवाइड करो, इसे कितना आएगा? 200 बाई 200 को 9 2 जा 18। कितना रिमेनिंग बचा? 2। फिर 0 जुड़ेगा 20 2। अब डेस संख्याएं खत्म हो गई, पॉइंट लगा लो। फिर क्या होगा? 2 20 फिर 9 2 जा 18। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब हमने एक वैल्यू बदल ली, कौन सी? 80 वाली। अब हमारे पास एक और वैल्यू है, कौन सी? 60। तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं शॉर्टकट से करूं, चाहूं तो मैं ये स्टेप लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, इसे सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18। अब तुम्हें समझ में आ गया हो ये 5/18 कहां से आ रहा है। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये स्टेप कर लो, अपने आप 5/18 आ जाएगा। ठीक है। अब 18 इसे 2 से काट लो, 2 9 जा 18 30। समझ में आ रहा है? अब ये 3 की टेबल से कट रहा है, ध्यान से देखो। 3 3 जा और 3 10 जा 30। अब नहीं कट रहा है, तो ये ओवरऑल आ गया बेटा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 बन जा कितना यहां से बचेगा? 20। 20 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18। 3 6 जा 18। फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा? फिर 20 फिर 3 जा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? पक्का पक्का हुआ? अब देखो बेटा, अब हमें सोचना है कि इनमें से फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, u दिया है, u पे टिक कर दो। v दिया है, v पे टिक कर दिया। t भी दिया है, t पे टिक कर दिया। तो निकालना क्या है? a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। कर देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला, इसे ऊपर कर देता हूं, है सेलेक्ट, इसे थोड़ा ऊपर कर दें। अब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है। आहा ज्यादा जूम हो गया, आ जा 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 जा। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब देखो बेटा, तो हम पहले अपना फार्मूला लिखते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस 80। v का मान कितना है बताओ देखकर? 16.66। पूरा लिखेंगे, हाँ ऐसे नहीं है। u का मान कितना आया? 22.22। a का मान पता करना है, और t का मान कितना है? 5 सेकेंड। बताओ समझ में आ गया? ठीक है। जो संख्या निकालनी होती है उसको किधर लाएंगे? तो ये 5 इधर, a इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 5a हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। एक सेकेंड, सही है, 60 माइनस में ही आंसर आ रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया? और थोड़ा ऊपर कर दें इसे, अरे हो जा ऊपर। दिख तो रहा है ना? ऐसा करता हूं, इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, दिखने लगेगी ऊपर की चीजें। अब ठीक है, दिख तो रहा ही साफ साफ। अब देखो बेटा, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो। 2 यहां पर है, 12 होगा। 12 में 6 माइनस करेंगे, 6 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। फिर कैरी करेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ बचेगा 1। 11 आ गया, 11 में 6 गया तो 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हुआ। और जो ये वाली संख्या है -5, ये कहाँ जाएगी?
नीचे आ जाएगी, तो माइनस आगे लगाएंगे, 5 को यहाँ लगा देंगे। समझ में आ गया? अब इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड तो 5 से कर ही लोगे। 5 1 जा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर चेक करो अपना।